हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स हम डिस्कस करें एडुटेरिया मैगजीन से। ऑलरेडी हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक तीनों का एक एक वीडियो ला चुके हैं। पूरा कवर है, नेशनल एक वीडियो में, इंटरनेशनल सेकेंड वीडियो में और साइंस एंड टेक एंड डिफेंस थर्ड वीडियो में। इस वीडियो में हम बजट और इकोनॉमी सर्वे डिस्कस करेंगे, दोनों एक ही वीडियो में, पूरा बजट और पूरा इकोनॉमी सर्वे। मैं इतना डेटा आप लोगों को जितना यहाँ पे दिया हुआ है उतना याद नहीं करवाऊंगा। मैं क्या करवाऊंगा, क्योंकि मैं ये खुद मैगजीन से 3-4 बार पढ़ लिया हूँ, तो मुझे लगता है कि कौन सा डेटा एग्जाम से रिलेटेड रेलेवेंट है और इवन आपसे याद भी हो सकता है। मतलब एग्जामिनेशन हॉल तक उस डेटा को आप ले जा सकते हो, उस टाइप से मैं बताऊँगा। मैं ऐसे नहीं बताऊँगा कि सारे डेटा को बहुत बड़ा बड़ा डेटा बताऊँगा, उससे क्वेश्चन आते भी नहीं है। मैं उतना डेटा बताऊंगा जिससे एग्जाम में आते हैं, जो परसेंटेज वगैरह है, और थोड़ा सा मैं थ्योरी आप लोग को बताते चलूँगा। बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एक थ्योरी में एक बहुत लंबा चैप्टर ही होता है बजट का। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा जिससे मुझे लगे कि अगर थोड़ा बिल्कुल आइडिया नहीं है तो थोड़ा बहुत पता चल जाए, बट आपको थ्योरी इससे पहले आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इकॉनमी सर्वे जिस दिन रिलीज होता है उसके जस्ट एक दिन बाद बजट रिलीज होता है, और बजट रिलीज करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रिलीज करते हैं। और वैसे बजट रिलीज हो जाता है फरवरी के महीने में, बट इस बारी देरी से हुआ। क्यों? क्योंकि चुनाव वाला जो साल होता है ना, उस साल में एक बारी पहले एक इंट्री मतलब टेम्प्ररी बजट एक घोषित होता है। तो टेम्प्ररी बजट से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते, उसमें कोई नया स्कीम कुछ भी लॉन्च वगैरह कुछ नहीं होता, इसलिए उसमें बस खर्चा वगैरह कहाँ से आएगा बस इतना होता है। इसलिए जो इंट्रीम बजट आई थी 2-3 महीने के लिए, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने, और बजट एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे बजट आप देखोगे 2024-25, इसका मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, तो इसीलिए इसको 24-25 बोलते हैं। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक क्या क्या पैसा सरकार को आने वाला है और सरकार का खर्चा कहाँ कहाँ होने वाला है, यही बजट बताता है। ठीक है, जो बजट वर्ड है ये हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है। संविधान में हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में दिया हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही बात है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वर्ड दिया हुआ है। बजट वर्ड हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कौन सा वर्ड हमारे संविधान में नहीं दिया है, कौन सा नहीं दिया, ये सब आप ध्यान रखना। ये मोदी जी का जो थर्ड टेन्योर आया है उसका पहला बजट है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया। इसमें जो 4 फोकस एरिया है, ध्यान देना, 4 फोकस एरिया है, 4 कास्ट पे। देखो ये वहाँ से लिया गया है, जो हमारे जो 4 वर्ण दिया गया है उससे थोड़ा सा इंस्पायर है वर्ड। 4 मेन आज के दुनिया में, भारत में आज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 फोकस एरिया, वो है पुअर, गरीब लोग, वुमेन, यूथ और फार्मर। तो सबसे ज़्यादा इन पे फोकस करना, यानी गरीब, महिलाएं, युवा और फार्मर यानी अन्नदाता। थीम क्या है, बजट का थीम क्या है, देखो ये स्पेशल फोकस अलग से आपको याद रखना है, थीम अलग से याद रखना है। थीम क्या है? एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स, एमएसएमई और मिडिल क्लास, रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये 3.26 ट्रिलियन डॉलर है, जो पिछली बार से कितना इम्प्रूव हुआ है, पिछले बजट से इम्प्रूव हुआ है 10.5%। ये हमारा जीडीपी है, ये बजट का अमाउंट नहीं, ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी ये हमारा क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है। जो बजट है, टोटल बजट का पैसा देखो कितना है, 48.21 लाख करोड़, 41.21 लाख करोड़। एक चीज़ मैं बताता हूँ, क्योंकि अब बीपीएससी में 78th बीपीएससी में ई ऑप्शन वाला कोई टंटा नहीं है, तो आप एकदम एक्यूरेट याद मत करो। ये एक्यूरेट याद तब करते थे जब ई ऑप्शन होता था और इसमें 1-2 डेटा चेंज, तो फिर ई आंसर लग जाता था। अब ऐसे नहीं होने वाला है। 48.21 लाख करोड़ याद रखो। टोटल रिसिप्ट ऐसा हमने सोचा है कि टोटल पैसा आने वाला कितना है। देखो जो पैसा आने वाला होता है उसके लिए लगता है फाइनेंस बिल, और जो पैसा जाने वाला होता है उसके लिए लगता है अप्रोप्रिएशन बिल। फाइनेंस बिल आर्टिकल 110 में है, अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। जो पैसा आने वाला है उसमें 110 आर्टिकल में लिखा है, जो जाने वाला है उसमें 114वां आर्टिकल में लिखा है। और जो हमारा बजट है एफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किस आर्टिकल में लिखा है, 112 आर्टिकल में लिखा है। तो जो पैसा आने वाले वो 2 तरीके का पैसा आएगा। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब सरकार को टैक्स वगैरह से आता है टैक्स,
इसीलिए इसको अच्छा बोलते हैं, सरकार खुश होती है। मैं यहाँ पे गुड और बैड जो लिखा ना वो सरकार के गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ, समझना। सरकार को टैक्स आता है तो सरकार खुश होता है ना, इसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। जब रेवेन्यू रिसिप्ट आता है ना तो उससे न सरकार के एसेट पे फर्क पड़ेगा न सरकार के लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। जहाँ भी कैपिटल वर्ड आया है ना, कैपिटल वर्ड का मतलब होता है एसेट या लायबिलिटी, समझ में आया। यहाँ भी कैपिटल वर्ड आया तो इस यहाँ भी कुछ ना कुछ एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड टर्म है। तो कैपिटल रिसिप्ट सरकार के लिए खराब होता है। क्यों? सरकार को एयर इंडिया बेचना पड़ा, अपना कैपिटल बेचना पड़ा, यानी सरकार का एसेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, समझ में आया। एसेट डिक्रीज हुआ है तो ये बैड माना जाएगा सरकार के लिए गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, कि पैसा तो आया हमारे पास बट कुछ हम अपना सामान बेचना पड़ा, समझ में आया ना। सेकेंड, तो इसमें कितना है, हमारा अच्छा वाला पैसा ज़्यादा है 31.29 करोड़ या 31.3 करोड़ मान सकते हो, और ऑलमोस्ट 17 या 16.9 करोड़ ये कैपिटल रिसिप्ट है। जाने वाला में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सरकार के लिए ख़राब होता है क्योंकि सरकार इसमें सैलरी देती है, सरकार पेंशन देती है, ये सरकार के कॉन्टेक्स्ट में ख़राब है। क्यों? क्योंकि इस जो सरकार पैसा खर्चा करे उसके बाद उस सरकार को पैसा मिलेगा नहीं, उस पैसा पे कुछ आएगा नहीं। बट सरकार अगर इस पैसे से रोड बनाती तो सरकार को टैक्स आता ना। देखो मैं इसको गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बना रहा हूँ। सरकार अगर रोड बनाती तो सरकार को टोल टैक्स पे पैसा आता, सरकार को और भी पैसे आते, और भी चीज़ों से सरकार कुछ और पुल बनाती तो भी कुछ आता, स्कूल बनाती, हॉस्पिटल बनाती। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि सरकार पैसा खर्चा करे बट इस पैसा फिर आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा, फैक्ट्री बनाएगी, सरकार का पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, 31.3 करोड़, कैपिटल 16.9, रेवेन्यू 37.09 या 37.1 याद कर लो, और ये 11.1 याद कर लो, ठीक है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि ये चारों डेटा पूरा एक्यूरेट नहीं याद करना है, बट ये ध्यान में होना चाहिए। जैसे मुझे ध्यान में है कि 31 और 16 आया, क्योंकि 31 16 मिलके मतलब 31 और 17 हम ऐसे याद करें, 31 17 48 और गया 37 और 11, ठीक है। आया 31 और 16 और गया 37 और 11। अब चलिए, अब यहाँ पे मैं इसको परसेंटेज वाला याद करूँगा। सिर्फ ये फिस्कल डेफिसिट वाला मैं ये डेटा भी याद करूँगा, मतलब एक्चुअली मैं कर चुका हूँ, और लेकिन बाकी मैं परसेंटेज वाला वो भी मैं बजट एस्टिमेट का याद करूँगा, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट का सिंपल मतलब होता है सरकार को पैसा आ गया, मतलब सरकार ने कुछ क्या किया होगा। देखो यहाँ पे तो आपको टोटल बजट रिसिप्ट में से आप इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तो पता है घटाओगे ना तो ये हमेशा जीरो आएगा। यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, घटाओगे तो जीरो आएगा। लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। मान लो सरकार ने खर्चा कुछ ज़्यादा कर दिया, 100 रुपया खर्चा कर दिया और सरकार को पता है आएंगे तो 90 रुपया ही ना, तो 10 रुपया का सरकार को जुगाड़ करना होगा ना। 10 रुपया जो जुगाड़ करना होगा उसी को फिस्कल डेफिसिट होता है, कि सरकार को कितना बोरो करना पड़ेगा, कितना उधार लेना पड़ेगा, ताकि हमारा जो बजट में जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाए। क्योंकि जितना हमने खर्चा करना है उतना आना भी तो है, आने के लिए क्या करें, कुछ बोरो करेंगे। बोरो कितना है, जीडीपी का 4.9% है, पिछले साल कितना था 5.6%, तो ये डिक्रीज हुआ है, अच्छी बात है, समझ में आए। तो ये डेटा याद कर लो, 16 13 312, ठीक है ना, 16 13 312, यानी टोटल जीडीपी का 4.9% है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है क्या होता है, ये खाली ये दो टर्म लो, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ भी हमने ज़्यादा खर्चा कर दिया, हमारे पास पैसा कम आया, तो ये कितना है 1.8% ऑफ जीडीपी, ठीक है ना। अब 37 में से 31 घटाओगे ना तो ये थोड़ा आ जाएगा ना इसके आसपास, क्योंकि ये 3709 है और 3129 है, तो घटाएंगे इतना आएगा, तो ये 1.8% ऑफ जीडीपी है। एक चीज़ याद रखना, ये जो टर्म होता है ना, ये जो यहाँ पे आता है 4.9%, ये मत समझना 4.9% टोटल बजट का नहीं होता। बजट का होगा तो यार ये तो बहुत छोटा है, बजट का होगा तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा ना, क्योंकि बजट है कितना 48 लाख करोड़ का, और 16 लाख करोड़ हमको उधारे लेना पड़ रहा है, समझ आ रहा है। तो ये टोटल जीडीपी का होता है, ठीक है। और ये उतना भी, क्योंकि एक FRBM एक्ट आया था जिसको फिर से अपडेट किया गया था 2017 में NK सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। उन्होंने बोला था कि 4.5% जो जीडीपी का होता है ना फिजिकल डेफिसिट, इतना हम लोग 2025-26 तक कर लेंगे ना तो बहुत अच्छी बात है। तो हम 4.9% कर लिए, हो सकता है आगे और कम कर ले। रेवेन्यू डेफिसिट समझ गए, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ आप एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट माइनस कर दो, ये आएगा वो 1.8% ऑफ जीडीपी। उसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना। इफेक्टिव रेवेन्यू, देखो आपने खर्चा किया यहाँ पे, लेकिन खर्चा आपने क्या कर लिया, कुछ सिंपल एग्जांपल ले लो, आपको पैसा आ रहा था 90,
आपने खर्चा कर लिया था 100, लेकिन उसमें से आप पता है 5 रुपया खर्चा तो आप स्टेट को दिए थे, ग्रांट दिए थे, वैसे ही दे दिया था कि आप कुछ जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो। तो ये तो आपको ऐसे फ़ायदा करता ना, इन फ्यूचर फ़ायदा करेगा ना। तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अगर रेवेन्यू डेफिसिट इसमें से ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन देंगे तो ये अच्छी बात है, ये खराब चीज़ नहीं है कि अगर ग्रांट आप दे रहे हो लेकिन एसेट क्रिएशन के लिए दे रहे हो तो उसको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। अब इसमें से कुछ घटाने पे आया, इसमें से भी कुछ घटाने पे आना चाहिए ना, फिजिकल डेफिसिट में से कुछ घटाने पे प्राइमरी डेफिसिट आना चाहिए ना। अब एक चीज़ बताओ, अगर मान लो कोई नया सरकार इस बार आ जाता तो वो तो बोलते कि भाई फिजिकल डेफिसिट, तो वो क्या बोल सकते थे कि फिजिकल डेफिसिट तो पिछले साल हुआ, बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट हमारा रहा, बहुत उधार लेना पड़ेगा, लेकिन उधार लेना पड़ा पिछले सरकार की वजह से। पिछला सरकार ने बहुत क्या कर लिया था, उधार ले लिया था, उसी का इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पे करने के कारण हमको पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। हमारा उतना वो नहीं है, फिजिकल डेफिसिट नहीं है। तो फिजिकल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट का घटाओगे तो वही आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटाओगे तो आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। ये 1.4% ऑफ जीडीपी है, पिछले साल 2 था, ये 1.6 से 0.6 आया, ये 26 से 18 हो गया, ये 56 से 49 हो गया। बस इतना ध्यान रखो, ये थोड़ा मैं बता दिया हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका जरूरी होना चाहिए। अब आगे हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। FRBM एक्ट में कितना बोला गया कि 4.5% हम लोग 2025-26 तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्या है, राजकोषीय। फिजिकल डेफिसिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। ठीक है, बाकी देख लिए, फिजिकल को राजकोषीय घाटा बोलते हैं, राजस्व घाटा, रेवेन्यू को प्रभावी राजस्व घाटा, और इसको प्राथमिक घाटा बोलते हैं। अब चलिए, पैसा आया कहाँ से, और क्योंकि इतना हमको जितना फिजिकल डेफिसिट उतना उधार लेना पड़ेगा ना भाई, 16 लाख करोड़ उधार लेना पड़ेगा। अब पैसा आया कहाँ से और पैसा गया कहाँ पे, ये ज़्यादा याद नहीं रखो, ठीक है ना। मैं सिंपल बात है, पूछेगा बट कैसे याद रखना है मैं बता दूं। मेरे मन में याद कर लिया कि हाँ, सरकार को पैसा कहाँ से ज़्यादा आता होगा, पहले इनकम से, फिर जीएसटी, फिर कॉर्पोरेट। पहले अगर जीएसटी नहीं था तो इनकम के बाद कॉर्पोरेशन टैक्स से आता था, बट अब IGC, ठीक है ना, इनकम फिर जीएसटी फिर कॉर्पोरेट, क्योंकि इसमें तो आपको कन्फ्यूजन ही नहीं है, वो तो बोरोइंग से सबसे ज़्यादा है, और इन तीनों में डिफरेंस 1% का है। इसलिए हम याद कर लिए, पहले 27, 19, 18, 17। ये मैं बोलूँगा भाई प्लीज़ ये डेटा आप याद रखो, ये आपको फ़ायदा करेगा। अब मनी गया कहाँ, एक स्टेट का जो सरकार के पास पैसा आता है वो स्टेट को शेयर जाता है ना, 21%। इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है ना, इंटरेस्ट पेमेंट ये कौन सा है, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का फंडा यहाँ पे क्लियर होगा आपको कि फिजिकल डेफिसिट में से 19% इंटरेस्ट पेमेंट घटाओगे तो वही तो प्राइमरी डेफिसिट आ रहा है ना। फिजिकल में से वो पिछला साल वाला बकाया आप चुका रहे हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी डेफिसिट। सेंट्रल सेक्टर प्लान में 16%, इसमें आप कैपिटल एक्सपेंडिचर जो डिफेंस और इकोनॉमिक असिस्टेंस पे खर्चा कर रहे हो ना, उसको मत इंक्लूड करना। फाइनेंस कमीशन या अदर ट्रांसफर जो देती है वो 9%। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब आया हमारा मेन टॉपिक, मतलब मेन जो 9 प्राथमिकता है। ठीक है, इस बजट के स्पीच में का सेक्शन ए हम देखेंगे, फिर सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी में वही दिया है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये सब दिया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। बी में दिया है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, यही ए और बी में बांटा है। तो ए में जो 9 प्रायोरिटीज़ है कि 9 चीज़ पे प्राथमिकता, 9 पे फोकस किया गया है। ठीक है, एक बार ध्यान लेना, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई एक ऑप्शन दे दे कि इसमें से कौन सा नहीं है या इसमें से कौन सा है, ऐसे करके पूछ सकता है। तो सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करना है, एक तो देखो, अब हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग किस चीज़ पे लगाना है, हमारा फोकस एरिया कौन कौन था, 4 चीज़ हमारा फोकस एरिया है, पुअर, यूथ, फार्मर और वुमेन। पुअर, यूथ, फार्मर, वुमेन। तो अब देखो, पहला चीज़ फार्मर वाला हो गया, ठीक है, फार्मर वाला हो गया। उसके बाद फार्मर वाला और कौन कौन आपको लग रहा है, अब यहाँ पे देखो, अब यूथ वाला देखते हैं। यूथ में एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स, एक यूथ वाला ये वाला हो गया। इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, उसके अलावा 2 आप यूथ वाला हो गया। न्यू जनरेशन रिफॉर्म, ये भी यूथ वाला मान सकते हो। फार्मर वाला भी हो गया, यूथ वाला हो गया। उसके बाद ये अगर हम बात करें अर्बन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इसको भी हम यूथ में मान सकते हैं कि यूथ को काम करने दिया जाएगा। और चाहे इन चारों को हम थोड़ा सा अलग याद कर लें, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, क्योंकि भाई अब क्यों आप इसको याद करवा रहे हो, क्योंकि एग्रीकल्चर जहाँ पे होगा तो प्राइमरी सेक्टर होगा, तो सेकेंडरी और टर्शियरी तो होगा ही होगा। अगर ये दोनों होगा तो अर्बन डेवलपमेंट हो ही जाएगा, और इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, आई। ठीक है, चलो, मतलब ये बिल्कुल 100% याद नहीं होना चाहिए, बट ये आपको मदद करेगा।
ठीक है ना। ये आपको ये पॉइंट आपको बुलेट पॉइंट मेंस में मदद करेगा, बट यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना, याद नहीं होना चाहिए, दिमाग में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये हम डेवलप्ड इंडिया कब तक बनना चाहते हैं, 2047 तक बनना है ना। चलिए अब सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर वाला करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने इस यहाँ पे याद कर लिया है, मैं क्या क्या याद कर लिया हूँ वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कि हम पैसा एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पे 1.52 लाख करोड़ खर्चा अलॉट कर दिए कि खर्चा करने वाला है इतना। उसके अलावा 109 हाइब्रिड क्रॉप्स हमने, ये हाइब्रिड क्रॉप्स 109 बना रहे हैं, ठीक है ना, 109 हाई यील्डिंग क्रॉप बना रहे हैं। और एग्रीकल्चर क्रॉप बनाएंगे तो हम ऐसे तो बनाएंगे नहीं कि जो हमारे क्लाइमेट में रहे ही नहीं ठीक से, हमारे क्लाइमेट में जचेगा तभी तो बनाएंगे। और ठीक है, और ये कितने फसल का है, 32 एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, ठीक है, मतलब 32 क्रॉप है। 32 जैसे हो सकता है चावल के ही कई सारे वेराइटी हो जाए, लेकिन टोटल 32 क्रॉप है और टोटल वेराइटी क्या है, 109 को है। 32 गो फल सब्जी सब वगैरह, हॉर्टिकल्चर भी है, एग्रीकल्चर है, तो 32 को, लेकिन टोटल है कितना, 109। उसके अलावा सिंपल करो, 1 करोड़ फार्मर को जोड़ देंगे नेचुरल फार्मिंग में, कितने सालों में, अगला 2 सालों में, ठीक है। 1 करोड़ फार्मर को हम जोड़ देंगे नेचुरल फार्मिंग में अगले 2 साल में, वही साइंस इंस्टीट्यूशन बढ़ा के ग्राम पंचायत की मदद से वो सब। चलो उसके अलावा बायो इनपुट रिसोर्स क्या को बनाना है, जैव इनपुट संसाधन केंद्र क्या को बनाना है, 10,000 बनाना है, कन्फ्यूज मत हो रहा, 1,000 नहीं, आपको ऑप्शन में कन्फ्यूज होने के लिए 1,000 देगा, ये 10,000 है। उसके अलावा जो तिलहन में है ना, इसमें हम चाहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी करें, ताकि जो हम कुछ तिलहन वाला फसल है ना उस सबको और उपजाए अच्छे से। तो याद थोड़ी रखना है, क्योंकि हमें पता है यही सब तिलहन है, ये थोड़ी पूछा कि इसमें कौन सा तिलहन नहीं है, ऐसे नहीं पूछ सकता, वाइल्ड सीड, ठीक है। उसके अलावा वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए क्लस्टर बनाया जाएगा, सिंपल, सबसे पहले तेल के लिए बात कर लिए, सब्जी के लिए हो गया। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, डीपीआई बनाया जाएगा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाया जाएगा। इसमें क्या क्या है, इसका पॉइंट 3 जो पॉइंट है ना वो मेन याद रख लेना है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि खरीफ क्रॉप का सर्वे हो 400 डिस्ट्रिक्ट में, मतलब 400 जिला है ना वहाँ पे खरीफ क्रॉप का डिस्ट्रिक्ट हो। ये बिहार का ही नहीं है, पूरे देश की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार में 38 जिला, तो यहाँ पे ये नहीं दिया कि बिहार के कौन से जिला इसमें इंक्लूड है, ये अभी तक नहीं आया, क्योंकि ये इन फ्यूचर होता है ना। उसके बाद 6 करोड़ फार्मर का लैंड डिटेल्स को रिकॉर्ड करके एक रजिस्ट्री बनाया जाएगा, इस साल के लिए बस है, ये साल के लिए, हो सकता है बाकी लोगों का अगले साल हो जाएगा। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट किया, मतलब बना इशू किया जाएगा 5 राज्य में। क्लियर, क्या क्या हमने, खरीफ क्रॉप 400 जिला में, 6 करोड़ फार्मर का लैंड डिटेल्स रजिस्ट्री में, सब कुछ डिजिटली करना है, सिंपल समझो ना, 400 खरीफ, रबी नहीं है, खरीफ क्रॉप। उसके बाद 6 करोड़ फार्मर का, उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड वाला 5 साल तक। उसके बाद नाबार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपसे पूछे कौन सा इंस्टीट्यूशन दे रही है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नाबार्ड दे रही है, किसके लिए, श्रिम्प के लिए, झींगा की जो खेती होती है और उसका प्रोसेस, झींगा की सिंपल समझो ना, झींगा की, और झींगा अगर खेती होगी, झींगा की खेती होगी तो भाई उसको प्रोसेस करके बेचा भी तो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन पैसा प्रोवाइड कर रहा है, नाबार्ड। और ये नाबार्ड डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करती, आपको पता है ना, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करती है, फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली फार्मर को देता है। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करेगी, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी को फिर से लाएगी, मतलब अच्छे से फंक्शन करेगी, ताकि जो हमारा कोऑपरेटिव है ना उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। तो अब इसमें हमने क्या क्या याद रखा, पैसा कितना खर्चा करना है, 1.52 करोड़, 109 करोड़ क्रॉप की वैरायटी आई है, 1 करोड़ फार्मर को जोड़ दो नेचुरल फार्मिंग से, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स बना लो, तिलहन पे फोकस करो, सब्जी पे फोकस करो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, उसमें 400 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दो, उसके अलावा 6 करोड़ फार्मर को जोड़ दो, ठीक है। उसके अलावा हम नाबार्ड वाले को कह देते श्रिम्प के लिए पैसा दे दे, हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड वाला 5 स्टेट में हो जाए, ठीक है। तो ये याद हो गया, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग। सेकेंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स। देखो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स में 3 स्कीम का जिक्र किया गया है, 3 स्कीम में से मैं एक चीज़ आपको लिखा हुआ दिखाऊंगा, 3 स्कीम का जिक्र किया गया है। वो 3 स्कीम क्या है, 3 स्कीम एज सच आपको स्कीम का नाम नहीं मिलेगा, 3 अलग अलग लोगों के लिए। किन किन लोगों के लिए, एक तो जो पहली बार जॉब लेने जा रहा है, तो
पहली बार जॉब लेने रहा, सरकार चाह रही है कि भाई इसको ज़्यादा इंसेंटिव मिलना चाहिए, मैं जाऊँगा जॉब करने, मैं जाऊँगा जॉब करने। ये कितना मिल रहा है? सरकार इसको 15,000 रुपये तक पैसा दे रही है। पहली बार अगर जॉब आप करने जा रहे हो फॉर्मल सेक्टर में, तो सरकार आपको 15,000 रुपये देगी, एक बार में नहीं 3 बार में पैसे देगी। सेकेंड, लेकिन इसके कुछ कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। सेकंड क्या है, अगर ये पैसा किसको मिल रहा है? एम्प्लॉयर को मिल रहा है। सेकंड किसको मिल रहा है? एम्प्लॉयर को मिल रहा है। ये किस सेक्टर में? ये इंपॉर्टेंट है, ये मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग ये है, पहली बार कोई जॉब मांगने जा रहा है उसको, और ये फ़ायदा किसको दे रहा है? ये एम्प्लॉयर को फ़ायदा मिल रहा है। समझ में आया ना? सॉरी, एम्प्लॉयर वाला ये है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला है, ये पहली बार जॉब मांगने जा रहा है। तो पहली बार जो जॉब मांगने जा रहा है उसको मैंने क्या बोला? उसको 15,000 रुपये तक का मिलेगा पैसा, लेकिन ये 3 बार में मिलेगा। लेकिन इसके कंडीशन क्या है कि आपकी सैलरी 1 लाख से कम होनी चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए? 1 करोड़ एम्प्लॉई को बेनिफिट होगा हर साल, और इस स्कीम का ड्यूरेशन है 2 साल। क्या है? 1 मंथ का वेज, मतलब देखो 1 मंथ का वेज अगर किसी का 10,000 है ना, तो उसको 10 ही हज़ार मिलेगा, उसको 15,000 नहीं मिलेगा। बट अगर उसका सैलरी 50,000 भी है ना, तो भी उसको 15 मैक्सिमम है, और बाकी मिनिमम कितनी है? जितनी सैलरी है। समझ में आया? लेकिन वो भी कितने इंस्टॉलमेंट पे? 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, जो पहली बार जॉब लेने जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम सीकर का समझ गए। ये किसको नहीं मिलेगा? अगर आपकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा हो गई तब, और ये हर साल 1 करोड़ एम्प्लॉई को फ़ायदा करेगा, और 2 साल के लिए स्कीम है। कोई दिक्कत? सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन द मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या है? ये देखो, बोथ द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, इन दोनों को इंसेंटिव दिया जाएगा। देखो यहाँ से जो पॉइंट लिखा है ना, ये पता नहीं ये पॉइंट कहाँ से लिख दिया है, क्योंकि ये पॉइंट मैंने फिर जो पीआईबी का वेबसाइट देखा, और ये जो पिक्चर आता है ना बजट का पीआईबी, तो ये पॉइंट पता नहीं, ये पॉइंट दिया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या बोलना चाह रहा था इसमें मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं एक बार पीआईबी पे गया, तो वहाँ पे यही पॉइंट यहीं तक दिया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ तक ही समझा देता हूँ। देखो, बोथ द एम्प्लॉई मतलब जो काम करता है और जो काम देता है, ठीक है ना। नियोक्ता का मतलब क्या होता है? जो काम देता है, जो मालिक, सिंपल समझ लो। दोनों को इंसेंटिव दिया जाएगा अगर ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन में दोनों का मदद किया जाएगा पहले 4 साल। जो एम्प्लॉयमेंट के जो पहले 4 साल है ना, गवर्नमेंट मदद करेगी, बस इतना ध्यान रखो। सेकंड क्या है? एम्प्लॉयर को, जो आप कोई कंपनी आपको काम दे रहा है, तो उस कंपनी को भी तो फ़ायदा होना चाहिए। उस कंपनी को भी सरकार हर साल एक एम्प्लॉई पे 3,000 रुपये देगी। ठीक है ना। क्या? द गवर्नमेंट विल पे 3,000 पर मंथ टू द एम्प्लॉयर फॉर हिज ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी एडिशनल एम्प्लॉय फॉर द 2 साल। तो ये जो एम्प्लॉयर होता है, ये खुद अपने पास नहीं रखता है, ये किसको देता है? एम्प्लॉय को देता है। ठीक है, सिंपल। योगदान के लिए 2 साल तक अतिरिक्त कर्मचारी पे, हर अतिरिक्त कर्मचारी पे 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ में शामिल हुए हो, और इसकी ये दोनों कंडीशन है कि ये तभी मिलेगा जब सैलरी 1 लाख से कम हो और ईपीएफओ में पहली बार वो आदमी ज्वाइन किया है। उसके अलावा अब ये कुछ पॉइंट है वुमेन से रिलेटेड, कि भाई वुमेन को भी तो भागीदारी करो। वुमेन भागीदारी कब करेगी? भाई जब काम करने की जगह पे वुमेन का लड़की वाला हॉस्टल मिलेगा, क्रेचेज, बच्चों को रखने की फैसिलिटी मिलेगी, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी तो होंगे जहाँ पे वुमेन सेंट्रिक स्किल दिया जाएगा। मतलब स्किल दिया जाएगा जो वुमेन से रिलेटेड काम है, बहुत सारे काम होते हैं, उसमें स्किल्स दिया जाएगा। और आप बोलोगे स्किल्स कर ली, वुमेन को आ गया काम, वुमेन का सामान बेचने के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का एंटरप्राइज होता है, उसको मार्केट भी तो मिलने चाहिए, इसके लिए भी फोकस किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब कुछ और स्किल डेवलपमेंट के लिए है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या क्या याद रख लेना है। देखो, ये पॉइंट जो फर्स्ट टाइम जॉब सीकर वाला है, उसके लिए हमने क्या क्या याद रखना है कि भाई मैक्सिमम 15,000 तक 3 इंस्टॉलमेंट में दे दो। 15,000 मैक्सिमम है, वैसे 1 महीने का सैलरी मिलेगा। अगर 10,000 जिसका सैलरी उसको 10,000 मिलेगा। मैक्सिमम 15,000, ऐसा नहीं कि जिसका 90,000 का सैलरी हो 90,000 मांगेगा, नहीं, 15,000 मैक्सिमम है। उसके अलावा ये तभी अप्लीकेबल है जब आपकी सैलरी 1 लाख से कम है, चाहे ये वाला या हेल्प टू एम्प्लॉयर वाला, जो दोनों है ना, दोनों स्कीम आपको 1 लाख से सैलरी से कम तक ही, 1 लाख से कम महीने की सैलरी हो तो ही ये दोनों अप्लीकेबल है। उसके अलावा ये 2 साल तक फ़ायदा करेगा। 2 साल तक स्कीम है। चलिए अगला क्या है, अब स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। सिंपल, 20 लाख यूथ को अगले 5 साल तक ट्रेनिंग, 1000 आईटीआई बना दो अगले 5 साल तक। ठीक है, हब एंड स्पोक अरेंजमेंट के थ्रू। उसके अलावा 7.5 लाख का तो लोन देना है, तक का लोन मॉडल स्किल लोन स्कीम के तहत 7.5 लाख तक का लोन।
उसके अलावा 10 लाख लोन किसको दिया जाएगा? अगर कोई बच्चा, ध्यान देना, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन, तो उसको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इट विल बी गिवन टू 1 लाख स्टूडेंट, हर साल 1 लाख बच्चे को दिया जाएगा। और एट एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन कितना होना चाहिए? 3% ऑफ द लोन अमाउंट, 3% होना चाहिए वार्षिक सब्सिडी के साथ, हर साल 1 लाख छात्रों को दिया जाएगा। 3% की वार्षिक सब्सिडी दिया जाएगा। सब्सिडी याद रखना, सिंपल समझ लो। अभी क्या क्या याद रखना है? 20 लाख बच्चों को 5 साल, अगले 5 साल 1000 ITI बना देंगे अगले 5 साल। मॉडल स्किल लोन स्कीम जो है, ये मॉडल यानी मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत कितना? 7.5 लाख का लोन। कोई पढ़ना चाहता है भारत के इंस्टीट्यूशन में, कोई बाहर करने जाता है नहीं, भारत के इंस्टीट्यूशन में, तो उसको 10 लाख रुपया तक दे दो और इंटरेस्ट सबवेंशन दो 3%। अब नेक्स्ट क्या है? समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है और सोशल जस्टिस होना चाहिए। देखो, अगर एक क्वेश्चन इस पॉइंट से नहीं आया ना बीपीएससी में, ये ऐसा पॉइंट है ना जिससे आना ही आना चाहिए। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो रहा है बिहार में, किस मिशन के तहत? मिशन पूर्वोदय। पूर्वोदय वाला मिशन क्या सिर्फ बिहार के लिए? नहीं 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 नहीं, कुछ ईस्टर्न, कुछ पूर्वी राज्य है ना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, उसके लिए एक स्कीम है पूर्वोदय। कौन कौन से स्टेट है याद रखना प्लीज़? बिहार, नीचे आ जाओ झारखंड, राइट साइड आ जाओ वेस्ट बंगाल, नीचे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए, बिहार और आंध्र प्रदेश। ये पता है क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ क्या है, एक हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इन अमृतसर से लेके कोलकाता तक का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। उसमें एक नोड कौन सा बन रहा है? गया। गया एक नोड है, मतलब एक अगर कॉरिडोर है तो यहाँ पे एक रुकावट टाइप का होगा, गया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है गया। सिंपल समझ में आया? चलो, उसके अलावा बिहार को पैसा दिया जा रहा है 2 प्रकार से। एक पैसा दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़, उसके अलावा पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी बिल्ड एट बिहार एट अ कॉस्ट ऑफ 26,000 करोड़ और पावर प्रोजेक्ट विल बी इनिशिएटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 21,400 करोड़। और यहाँ पे एक पावर प्लांट बन रहा है जिसका पावर कितना है? 2400 मेगावाट और पीरपैंती पे बन रहा है, पीरपैंती। ठीक है, पीरपैंती। तो ये पॉइंट याद रख लो प्लीज़। एक पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे बन रहा है, पटना से पूर्णिया का एक्सप्रेस वे, बक्सर से भागलपुर का एक्सप्रेस वे, बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। उसके अलावा एक एडिशनल 2 लेन ब्रिज बन रहा है गंगा रिवर के ऊपर बक्सर में, बक्सर में 2 लेन ब्रिज। तो इनके लिए पैसा आ गया 26,000 करोड़ और 21,400 करोड़ पैसा आ गया। 2400 मेगावाट हमको पावर प्लांट बनाना है पीरपैंती में। तो ये मुझे ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है कि एग्जाम में आने के चांसेस है। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्योंकि हमें आंध्र प्रदेश के कैपिटल को डेवलप करना है। अमरावती ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, ठीक से क्या, बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है। तो पिछली गवर्नमेंट ने उतना ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि वो 3 बात बनाना चाह रहे थे, 3 राजधानी, तो एक भी ठीक से डेवलप नहीं हुआ। तो स्टेट कैपिटल बनाना है तो इसके लिए पैसा चाहिए 15,000 करोड़ और ये पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं देगी। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट एजेंसी है ना, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो AIBB है, जो AIIB जो है, जो जिसमें चाइना लीड करता है, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, इन सब से तो 15,000 करोड़। इसके अलावा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन से एरिया में? कोपरथी एरिया एक है, यहाँ पे देख सकते हो कौन सा एरिया है वो, ये है कोपार्थी क्षेत्र। क्या है? कोपार्थी क्षेत्र। ठीक है, उसके अलावा जो कि विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे मिलेगा। कौन से? विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे है वो कोपार्थी एरिया। सेकेंड है ओरवाकल एरिया, ठीक है ना, ओरवाकल एरिया, ये कौन से एरिया में है? हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो 2 एरिया है, दोनों जिस तरह बिहार में देखा ना आपने, गया को डेवलप किया है, जो कॉरिडोर है उसमें गया जो डेवलप हुआ है, गया को एज ए नोड बनाया गया है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। तो उसी तरह 2 एरिया मान लो ऐसे याद करना कि विशाखापट्टनम से चेन्नई का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, उसमें कोपार्थी को डेवलप कर दो, और हैदराबाद से बेंगलुरु वाला जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसमें ओरवाकल एरिया को डेवलप कर दो। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें 3 करोड़ और घर बनाने हैं।
हो गया। उसके अलावा वुमेन और गर्ल के लिए कितना रुपए देना है, 3 लाख करोड़ देना है। उसके बाद एक ट्राइबल, देखो ट्राइबल विलेज को डेवलप करना है, और ट्राइबल, क्योंकि ट्राइबल विलेज को डेवलप करोगे, ऐसे विलेज जहाँ पे ट्राइबल ज़्यादा पॉपुलेशन है वैसे विलेज को डेवलप करोगे, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना। तो इससे 63,000 विलेज का डेवलपमेंट करेंगे, 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को फ़ायदा मिलेगा। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। क्लियर। उसके अलावा 100 ब्रांच हमको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का बनाना है पूरे भारत में, नहीं भाई, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है ना, पूर्वोत्तर भारत में। उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है, 2.66 लाख करोड़, 2.66 लाख करोड़। आगे मैं आपको बताऊंगा कि डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है वो रूरल डेवलपमेंट में ही खर्चा किया जा रहा है। पहले डिफेंस, सेकंड रूरल डेवलपमेंट। चलो क्लियर। फर्स्ट प्राथमिकता, सेकंड प्राथमिकता, थर्ड प्राथमिकता। देखो थर्ड को एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, क्या क्या हमको याद करना है। मिशन पूर्वोदय याद करना है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और नीचे आंध्रा, ठीक है। गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक नोड बन जा रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन कहाँ से, अमृतसर से लेके कोलकाता तक है। 26,000 करोड़ बिहार को मिल रहा है। उसके अलावा 21,400 करोड़ एक पावर प्रोजेक्ट जो पिरपैंती में 2400 मेगावाट का है उसके लिए मिल रहा है। आंध्रा को 15,000 करोड़ मिल रहा है उसके अमरावती को डेवलप करने के लिए। उसके बाद एक कोपार्थी एरिया और एक ओरवाकल एरिया, इन दोनों को डेवलप करने की बात की गई है। 3 करोड़ घर और बना देंगे। 3 लाख करोड़ वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कर दिए। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कर देंगे, इससे 63,000 विलेज को और 5 करोड़ ट्राइबल को फायदा मिलेगा। 100 को ब्रांच बना देंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। उसके अलावा 2.66 लाख करोड़ दे देंगे हम रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ऐसे रिवाइज करना है। चलो इसमें भी देखो, बहुत ज़्यादा इसमें याद नहीं करना है, सिंपल समझो। क्रेडिट गारंटी स्कीम, एमएसएमई को सीधा दे दो, एमएसएमई को फंड देना है, क्योंकि एमएसएमई को कोलैटरल नहीं होता है ज़्यादा, और बिना थर्ड पार्टी के गारंटी के कि नहीं यार उसको ले आओ तभी हम पैसा देंगे, ऐसा नहीं करना है। और ये कितना तक दिया जा सकता है, 100 करोड़ दिया जा सकता है। एमएसएमई में तो बहुत सारा आता है, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो इंटरप्राइजेज आ जाते हैं। उसके अलावा ठीक है, एमएसएमई को ज़रूरत के वक्त लोन देने की बात की तो ये तो पॉइंट याद ही नहीं रखना है। मुद्रा लोन क्या है, ये पॉइंट याद रखना है। मुद्रा में 3 कैटेगरी है। एक तरुण कैटेगरी था ना, तो उसमें जो 10 लाख तक का लोन दिया जाता था, उस 10 लाख को 20 लाख कर दिया गया है वैसे आदमी को जो अपने पुराने लोन को चुका चुके हैं। पहली बार लोन ले रहे हैं मुद्रा से तो उनको 10 लाख ही मिलेगा तरुण में। दूसरी बार ले रहे हैं, पुराना पूरा चुका दिया तो 10 लाख के बदले 20 लाख तक मिल सकता है। उसके बाद एक पॉइंट है याद रखना, जो एक है ट्रेड्स, एक प्लेटफॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। इस पे वही ज्वाइन कर सकते थे जिनका टर्नओवर 500 करोड़ था, अब कितना हो गया 250 करोड़ वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटा के 250, मतलब अब जिसका टर्नओवर 250 करोड़ है ना वो भी इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये याद रखो, ट्रेड्स एक प्लेटफॉर्म है, सिंपल, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि कितने एमएसएमई सेक्टर में कितने बनाए जा रहे हैं, 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट बनाए जा रहे हैं। उसके बाद NABL एक्रेडिटेड फूड क्वालिटी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी हुई, मतलब उसको NABL ऑलरेडी क्या किया होगा, मतलब NABL से मान्यता प्राप्त होगी लेबोरेटरी, सिंपल समझो, वहाँ पे फूड का टेस्ट लैब वगैरह किया जा सकता है। उसके बाद ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा, मतलब वहाँ से सामान बेचा वगैरह जाएगा, ई-कॉमर्स, और PPP पार्टनरशिप की मदद से। और ताकि इससे क्या होगा, जो हमारे MSME के द्वारा या ट्रेडिशनल जो आर्टिस्ट वगैरह है उनके जो द्वारा जो सामान बनाया जा रहा है आर्टिजन के द्वारा, वो उसको बेचा जा सके इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल मिशन है, ये इस्टाब्लिश किया जाएगा, क्योंकि इससे हम क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं जो क्रिटिकल मिनरल है, उसके अलावा एक्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब क्रिटिकल मिनरल को एक्वायर भी कर सकते हैं जो फॉरेन में होगा, अधिग्रहण में। तो ये इंपॉर्टेंट मिशन है क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड। उसके बाद ये एक स्कीम है ना जिसमें इंटर्नशिप देने की बात की है। देश के जो 500 टॉप कंपनी है ना उसमें अगले 5 साल में 1 करोड़ युवा को इंटर्नशिप दिया जाएगा, ठीक है। इस योजना में जो क्या है, अंडर दिस स्कीम 500 रुपीज़ पर मंथ का इंटर्नशिप भत्ता और एक मुश्त, उसके अलावा 600,000 रुपये अलग से मिलेगा, पर मंथ तो मिलेगा ही, उसके अलावा 1 टाइम असिस्टेंस में मिलेगा 6,000। उसके बाद 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु
प्लग एंड प्ले, ध्यान देना, एक औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, मतलब सिंपल सा होना, 100 शहर में औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। उसके अलावा 12 इंडस्ट्रियल पार्क को अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है ना। ये किसके तहत? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दे चुकी है। उसके अलावा एक सी पेस है जिसमें जो एलएलपी होते हैं ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स, इनको मतलब इनका एग्जिट जल्दी से हो सके, इसके लिए मेन होता है। वॉलेंट्री अगर क्लोजर कर रहा है ना कोई भी एलएलपी, उसको अच्छे से, मतलब अच्छे से उसको प्रोसेस कर, फास्ट कर दे बस उसको। कोई अगर एग्जिट भी कर रहा है ना तो ऐसा नहीं बहुत स्लो हो रहा है, नहीं, फास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है शहरी विकास। अर्बन डेवलपमेंट में क्या है? सबसे पहले 14 लार्ज सिटी चुन लिया जिसका पॉपुलेशन होगा 30 लाख से ज़्यादा। तो यहाँ पे ट्रांजिएंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। विल बी प्रिपेयर्ड विथ इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। ये कितने शहर में? 4 शहर में। और उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है जो गरीबों को घर देता है, वो हमने देखा था रूरल एरिया में 3 करोड़, अर्बन एरिया में भी 1 करोड़ बनाने की बात की गई है अगले 5 साल में। पैसा खर्चा होगा 10 लाख करोड़, सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा 2.2 लाख करोड़, ठीक है। उसके अलावा ये वीकली हाट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। वीकली हाट, देखो रोड बहुत जाम हो जाता है, इसलिए उससे अच्छा है उस स्ट्रीट पे जो होते हैं ना दुकानदार, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दो, ठीक है। उसको स्ट्रीट फूड हब उसको बोल सकते हैं, ठीक है, अगले 5 साल में। उसके अलावा 100 लार्ज सिटी में ये सब काम करना, ये क्वेश्चन नहीं आने का। क्वेश्चन क्या बनेगा? ये 14 लार्ज सिटी में जिसके पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है, प्रधानमंत्री कितने घर बनाया जा रहा है? ये अर्बन वाला है 2.0, इसमें 1 लाख घर बनाया जाएगा, 10 लाख करोड़ खर्चा आएगा, और उसमें, ठीक है, 2.2 सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा। बाकी भाई राज्य भी तो देगा ना, वीकली हार्ट वाला तो हमने देखा। अब है एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा संरक्षण। एक तो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। गवर्नमेंट क्या चाह रही है? गवर्नमेंट चाह रही है कि इनको 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिले, इसके लिए इनके घर पे ही क्यों ना हम सोलर प्लेट लगवा दें, सिंपल। सेकंड क्या है? एक पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जा सके, पंप स्टोरेज परियोजना। उसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे प्राइवेट के साथ सेट कर रहा है भारत स्मॉल रिएक्टर, प्राइवेट के साथ मिलके, ताकि भारत स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर पर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जा सके। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड नए टेक्नोलॉजी पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, R&D हो सके। याद रखना, भारत स्मॉल रिएक्टर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। उसके अलावा NTPC और भेल, इन दोनों का एक एग्रीमेंट हुआ है कि 800 मेगावाट का कमर्शियल प्लांट बनाते हैं। किस टेक्नोलॉजी की मदद से? याद रखना, सिंपल आपसे पूछेगा, AUSC बनाया जा रहा है, यानी एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट टेक्नोलॉजी। क्या है? एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट टेक्नोलॉजी। 2 कंपनी है, NTPC और भेल, ठीक है। उसके अलावा एक रोड मैप बनाया जा रहा है टू मूव हार्ड टू एबेट इंडस्ट्री फ्रॉम एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट। मतलब देखो, कुछ ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जहां से आप कितना भी चाह लोगे कार्बन एमिशन को कम नहीं कर सकते, तो ऐसे इंडस्ट्री को एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट से कहाँ कन्वर्ट कर दो? एमिशन टारगेट में दे दो कि आपको इतना एमिट करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक रेगुलेशन बनाया जाएगा। तो जो अभी प्रेजेंट सिनारियो है, प्रेजेंट चीज़ है जिसमें बोला जाता है परफॉर्म करो, अचीव करो और ट्रेड करो, इस मोड को कन्वर्ट कर दिया गया है इंडियन कार्बन मार्केट मोड। समझ में आया कि जो PAT था ना, पैट से कर दिया है ICM, पैट यानी परफॉर्म अचीव ट्रेड से कन्वर्ट कर दिया गया है इंडियन कार्बन मार्केट मोड। तो अभी हमने देखा ऐसे इंडस्ट्री जो हार्ड, जहाँ पे आप नहीं हटा सकते, उसको एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट से हम एमिशन टारगेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। हार्ड टू एबेट उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोड में, कि आप ये नहीं बताओ कि हम कितना दक्ष हो, नहीं, कितना उत्सर्जन कर रहे हो, कितना कम उत्सर्जन करो, ये बात सही किया जाएगा। अगला क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले ये जो पैसा है 11,11,111, ये 3.4% ऑफ GDP है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए खर्चा करे? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये अच्छा होता है, मैंने आपको बताया ना, ये गुड खर्चा होता है, अच्छा वाला खर्चा होता है। उसके बाद इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करेगी 1.5 लाख करोड़ स्टेट को, सिंपल। उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 आया है। इसमें जिस एरिया का पॉपुलेशन 25,000 है, रूरल हैबिटेशन है, वहाँ पे सड़क होना ही चाहिए, ठीक है ना। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस मौसम में रोड नहीं, यहाँ पे होना चाहिए।
उसके अलावा 11,500 करोड़ असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है किस प्रोजेक्ट के लिए, कोसी मेची इंटर स्टेट लिंक प्रोजेक्ट। उसके अलावा बहुत सारा पैसा फ्लड, लैंडस्लाइड और बाकी चीज़ों के लिए आसाम को दिया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। ठीक है, उसके बाद ये देखो टेम्पल से रिलेटेड आपको याद रख लेना है, ये बिहार से रिलेटेड है, याद रखो। विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, इस सब को डेवलप करना है। 2 टेम्पल कॉरिडोर है ना, विष्णुपद और महाबोधि। उसके अलावा नालंदा को टूरिस्ट सेंटर बनाना है। ठीक है, इसके अलावा और कई टेम्पल है जैसे 28 तीर्थंकर मुनि सुवर्त। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मुनि सुवर्त, इनका टेम्पल बनाना है। एक 7 जो आपको झील है, 7 हॉट स्प्रिंग, 7 हॉट स्प्रिंग को सुधारना है। उसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल करना है और भी चीज़ों में पैसा देना है। मेन आपको ये याद रखना है। उसके बाद उड़ीसा के बीचेज को, एंशियंट बीचेज, नेचुरल लैंडस्केप। बिहार में कहाँ कहाँ देख लिया, मेन बिहार का आपको याद रखना है, महाबोधि टेम्पल, नालंदा यूनिवर्सिटी, 28 तीर्थंकर मुनि सुवर्त, ये इम्पॉर्टेंट है। ये हॉट स्प्रिंग पे पैसा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, नवाचार, अनुसंधान और विकास। देखो सबसे पहले एक फंड बनाया जा रहा है जिसका नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। क्या है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। ठीक है, एक फंड एस्टैब्लिश किया जा रहा है। फाइनेंशियल पूल, 1 लाख करोड़ का फाइनेंशियल पूल भी रखा जा रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर को लाया जा सके R&D के लिए। ठीक है, उसके बाद स्पेस इकोनॉमी को अगले 5 मतलब जो अगले 10 साल अभी से कितना कर देना है, 5 गुना कर देना है हमारे स्पेस इकोनॉमी के लिए। इसके लिए वेंचर कैपिटल सेटअप किया गया है 1000 करोड़ का, मतलब अभी जो स्पेस इकोनॉमी है उसका 5 गुना हो जाएगा। कुछ अब नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म हम डिस्कस करते हैं। चलो, एक क्या, रूरल लैंड रिलेटेड वर्क विल इंक्लूड, मतलब एक गाँव के जो लैंड होते हैं ना उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है। एक तो क्या बनाना है, भू आधार, इसको हम अल्पिन भी बोलते हैं, यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सारे लैंड का एक नंबर होना चाहिए, सारे ज़मीन का, सारे जो भूखंड है उसका एक नंबर होना चाहिए। जो संवर्गीय मानचित्र है ना उसका डिजिटाइजेशन होना चाहिए, कैडेस्ट्रल मैप का डिजिटाइजेशन होना चाहिए। सर्वे ऑफ मैप सब डिवीजन एज पर करेंट ऑनरशिप। ठीक है ना, मैप डिवीजन कर दो करेंट ऑनरशिप की मदद से। लैंड रजिस्ट्री बना दो, ये नॉर्मल है। फार्मर रजिस्ट्री, ये मैंने आप लोग को शुरुआत में ही बताया है। उसके ये शहरी ज़मीन के लिए इसको भी डिजिटाइज कर देना GIS मैपिंग के थ्रू। एक ई श्रम पोर्टल बनाना है, वर्कर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, और ई श्रम पोर्टल तो है, इसको अदर पोर्टल से लिंक कर दो। एक NPS वात्सल्य है, ठीक है ना, इसमें पेरेंट्स एंड गार्जियन को लॉन्च फॉर द कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स कहते हैं, ये माइनर चिल्ड्रेन का के लिए है। और इसमें कौन करेगा, सब कंट्रीब्यूट करेगा, पेरेंट्स और गार्जियन। एक जन विश्वास बिल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, जन विश्वास बिल। अब बजट का पार्ट बी है, ये देखो अब बहुत कम बचा है, मतलब मेनली आपको कुछ कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा मैं जो आपको याद करना है। ठीक है, एक क्या है, कुछ चीज़ों पे मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। फॉलोइंग प्रोपोजल लाया गया इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। पहले ड्रग और मेडिकल डिवाइस पे, जो 3 कैंसर ड्रग है ना, काफ़ी खतरनाक नाम है इसका, और एक का नाम है टेस्टुजुमाब डिक्सटीटिकिन। ठीक है ना, मैं बस आप बता दे रहा हूँ, ये 3 कैंसर के ड्रग है, इनको फुल्ली एग्जाम्प्ट किया है, मतलब इस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लेगा। सिंपल समझो, कस्टम ड्यूटी 3 कैंसर के ड्रग है। मुझे नहीं लगता नाम यूज किया जाएगा क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड ऐसे नहीं यूज करते हैं। मोबाइल फ़ोन और रिलेटेड पार्ट्स, ठीक है ना, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है इसको कम कर दिया है 15%। उसके अलावा क्रिटिकल मिनरल जो है उसको 25 क्रिटिकल मिनरल को फुल्ली एग्जाम्प्ट कर दिया है, मतलब कस्टम ड्यूटी उस पर नहीं लगा है। और BCD टू बी रिड्यूस टू 2 क्रिटिकल मिनरल, ठीक है ना। और उसके अलावा BCD रिड्यूस किया गया 2 क्रिटिकल मिनरल के लिए, इसको BCD मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी। प्रीसियस मेटल की बात करते हैं तो कस्टम ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर का कर दिया 6% और प्लैटिनम का 6.4%। उसका कुछ और मेटल की बात करते हैं यहाँ पे, यही BCD है। आयरन, निकल और ब्लास्टर कॉपर का ये रिमूव कर दिया, इस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। उसके अलावा आयरन स्क्रैप, ठीक है, ना आयरन पे लग रहा है ना आयरन स्क्रैप पे लग रहा है, ना निकेल कैथोड पे लग रहा है, ना निकेल पे ना निकेल कैथोड पे। उसके अलावा कॉपर स्क्रैप पे लेकिन लग रहा है कितना परसेंट, 2.5% कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन ऑक्सीजन
फ्री कॉपर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रजिस्टर रिमूव सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, ठीक है ना, मतलब रिमूव कर दिया बट कुछ कंडीशन है, किसी किसी कंडीशन में लगाया भी जा सकता है। बट अब देखो अमोनियम नाइट्रेट का बढ़ा दिया गया, ये जिसका अब देखो सबका घटाया गया है, जिसका बढ़ाया वो याद रखो, अमोनियम नाइट्रेट पे बढ़ा दिया गया है। पीवीसी फ्लैक्स बैनर जो है ना उस पर ही बढ़ा बहुत ज़्यादा 10 से 25% कर दिया है। उसके अलावा बेसिक कस्टम ड्यूटी पीसीबीए ऑफ स्पेसिफाइड टेलीकॉम इक्विपमेंट को भी बढ़ा दिया गया, ये भी 10 से 15% किया गया है, ठीक है। ट्रेड फैसिलिटेशन वाला देख लेते हैं। सबसे पहले जो डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर है या जो बोट वगैरह या वाटर क्राफ्ट का ये बनाना ना, नया नहीं बनाने की बात करती, ये मरम्मत करने वाली जो एजेंसी है, जो एमआरओ एजेंसी, एमआरओ इंडस्ट्री का मतलब जो मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल ये सब काम करती है। तो ये अगर किसी देश का कुछ मान लो किसी और देश का कुछ एविएशन वाला होगा, बोट हो, ये सब खराब होगा तो ये क्या करेंगे, ये कंपनी क्या करेंगे, पहले उसको इंपोर्ट करेंगे फिर उसको बना के भेजेगी। तो पहले गवर्नमेंट इसका टाइम दिया था कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट के 6 महीने बाद ही, 6 महीने तक ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब उसको टाइमलाइन को बढ़ा कर दिया है 1 साल। तो हो सकता है पहले कंपनी अगर कोई ज़्यादा अगर दिक्कत वगैरह है बनाने में तो उसको लेती ही नहीं थी, उसको पता था 6 महीने में तो बन ही नहीं पाएगा। सेकेंड, इट इज़ प्रपोज टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर री इम्पोर्ट ऑफ वारंटी आइटम फॉर रिपेयर, ठीक है ना, मतलब आपने कोई सामान बेच दिया है बट उस वो वारंटी पीरियड में है तो उसको फिर से आपको मंगवाना है बनाने के लिए, इंपोर्ट करना है ना बनाने के लिए, उसमें कितना होगा, 3 साल पहले था अब 5 साल कर दिया है उस टाइम लिमिट को। उसके बाद सोलर एनर्जी क्या है, इसमें क्या किया गया है, सोलर सेल और जो पैनल है ना इसके कैपिटल गुड्स जो भी यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स एंड पैनल में, इसको कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया है। समझ में आया, कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं मेराइन प्रोडक्ट। सबसे पहले इस ऐसा प्रपोज किया गया है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको 5% किया गया है ऑन सर्टेन ब्रॉड स्टॉक, ठीक है ना। उसके बाद कुछ ब्रूड स्टॉक पे पॉलीफिट वॉर्म्स, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मेराइन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। पॉलीकिट वॉर्म्स, उसके बाद श्रिम्स, फिश के फीड, इन सब पे जो बीसीडी है बेसिक कस्टम ड्यूटी उसको 5% किया गया है। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी वेरियस रॉ मटेरियल जो कि श्रिम्स और फिश, कुछ देखो कुछ को 5% किया है और कुछ को तो 0% कर दिया है, पूरा ख़त्म ही कर दिया है, एग्जाम्पशन ही दे दिया कि कस्टम ड्यूटी लगेगा ही नहीं उस पर। अब ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ कंप्रिहेंसिव रिव्यू किया गया है। सबसे पहले टीडीएस मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया, 5% टीडीएस रेट ऑन वेरियस पेमेंट जो होता था उसको अब 2% किया गया है। जिस का बहुत सारे टीडीएस 5% था, 5% था, उसका प्रतिशत 2 कर दिया गया है। उसके अलावा जो 20% टीडीएस था रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा रीपर्चेज पे 20% टीडीएस लगता था उसको भी हटा दिया है। उसके अलावा टीडीएस रेट जो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे लगता था पहले 1%, उसको घटा के 0.1% कर दिया है। उसके बाद प्रोपोजल टू डीक्रिमिनलाइज डिले इन पेमेंट ऑफ टीडीएस टिल द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग ऑफ रिटर्न फॉर टीडीएस, जो डिले होता था ना, ठीक है ना, डिले होता था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, ठीक है। कब तक, जो इनकम टैक्स का रिटर्न का ड्यू डेट है ना उस दिन तक। उसके अलावा रीअसेसमेंट को काफ़ी सिंपल कर दिया है, पुनः निर्धारण का सरलीकरण हो गया है। देखो पहले क्या होता था, रीअसेसमेंट के लिए जल्दी ओपन हो जाता था बट अब रीअसेसमेंट के लिए जल्दी नहीं ओपन होगा। तो फ्रेश रीअसेसमेंट कैन बी ओपनड आफ्टर 3 to 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर ओनली, मतलब पहले 3 साल था अब 5 साल कर दिया ओनली इफ, लेकिन ये तभी होगा जब इनकम एग्जाम्पशन की बात करें फ्रॉम 50 लाख से ज़्यादा का, ठीक है ना, 50 लाख से ज़्यादा का कोई इनकम टैक्स का एग्जाम्पशन मांगता है उसमें आप जो फिर से असेसमेंट कर सकते हो, रीअसेसमेंट कर सकते हो, वो 3 से 5 साल बाद ओपन होगा। उसके अलावा कैपिटल गेन्स का सिंप्लीफिकेशन और रेशनलाइजेशन की बात करते हैं। कैपिटल गेन्स, कैपिटल कुछ आप बेचते हो उसमें जो गेन होता है, जो प्रॉफिट कमाते हो उस पर टैक्स किया जा रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर वाला, इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल एसेट विल बी, ये 20% किया कुछ फाइनेंशियल एसेट पे, और बाकी फाइनेंशियल एसेट और नॉन, कुछ का 20 है और बाकी फाइनेंशियल और सारे नॉन फाइनेंशियल का कितना किया है 12.5%, लेकिन ये लॉन्ग टर्म गेन की बात की है। कैपिटल गेन एग्जाम्पशन लिमिट ऑन एसेट
proposed to be raised to 1.25 लाख पर एनम, मतलब इतना का एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनीशन है। लिस्टेड कोई एसेट है उसको 1 साल से ज़्यादा रखते हो तो क्लासिफाई किया जाएगा एज ए लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। वाइल कोई अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट है और ऑल नॉन फाइनेंशियल एसेट है, ध्यान देना, एक तो अनलिस्टेड या सारे नॉन फाइनेंशियल एसेट है, इसको 2 साल तक रखा जाएगा तब क्लासिफाइड होगा एज ए लॉन्ग टर्म। मैंने यहाँ पे 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर बताया, ये कुछ डिफरेंस है। कोई लिस्टेड एसेट है, ध्यान देना, वो अगर 1 साल से ज़्यादा रखा जाता है तो उसको क्लासीफाई किया जाता है एज ए लॉन्ग टर्म लिस्टेड एसेट। बट कोई अनलिस्टेड एसेट है या सारे नॉन फाइनेंशियल एसेट है, देखो फाइनेंशियल में 2 प्रकार का है, लिस्टेड, लिस्टेड 1 साल तक है तो उसको लॉन्ग टर्म, अनलिस्टेड 1 साल तक है तो उसको 2 साल तक रखेगा तब लॉन्ग टर्म, और सारा जो सारा नॉन फाइनेंशियल है वो तो 2 साल तक रखेगा तभी लॉन्ग टर्म होगा, कहलाएगा। ये पॉइंट, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी और अपील से रिलेटेड है। कोई देखो एक स्कीम है, उसमें कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट होगा ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक स्कीम है, विवाद से विश्वास स्कीम 2024, विवाद से विश्वास स्कीम। ठीक है, अगर देखो 60 लाख का तक इशू होगा ना तो ये कहाँ जाना है, ट्रिब्यूनल में, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या एक्साइज ड्यूटी हो या सर्विस टैक्स हो। 60 लाख तक का इशू है तो टैक्स ट्रिब्यूनल में जाना है, 2 करोड़ तक का इशू हो तो हाई कोर्ट में जाना है, 5 करोड़ तक का इशू हो तो कहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है। यानी कोई 2 करोड़ का इशू लेकर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। देखो एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, देखो एंजल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो किसी कंपनी में पैसा लगाता है, तो और किसी कंपनी में पहली बार पैसा लगा, पैसा तो स्टार्टअप को लग रहा है, अब उस पर टैक्स लग जाता था, ये गलत है क्योंकि वो पहली बार तो पैसा लगा रहा है। ऐसे कोई एंजल इन्वेस्टर कैसे मिलेगा, क्योंकि वो किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है, उस वक्त उस कंपनी में टैक्स लग जा रहा है जबकि कंपनी शुरुआती हुआ है जस्ट। तो एंजल जो टैक्स लगता था ना उसको ये एबॉलिश कर दिया गया है सारे कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर के लिए, और जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता था फॉरेन कंपनी के लिए उसको 40% से 35% कर दिया गया। क्लियर। उसके बाद टैक्स बेस को हमको क्या करना है, बढ़ाना है, टैक्स बेस को बढ़ाना है। सबसे पहले जो याद रखना है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर और ऑप्शन proposed to be increased to 0.02% एंड 0.1% रेस्पेक्टिवली। देखो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन लगता है, ठीक है, ये फ्यूचर के लिए 0.02% और ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 0.1%, किससे, सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन करते हो। प्रोसीड्स रिसिव्ड ऑन रीपर्चेज ऑफ शेयर बाय द एक्वायर विल बी टैक्स, जो पैसा खरीदेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। इक्वलाइजेशन लेवी जो 2% था उसको विड्रॉ कर लिया गया, समझ में आया ना, इक्वलाइजेशन जो लेवी था 2% उसको क्या कर दिया है, विड्रॉ कर लिया गया। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ये वर्कर को देना है, तो जो पहले एम्प्लॉय यानी मालिक लोग का जो कंट्रीब्यूशन था ना एनपीएस में 10% था, अब उसको 14% कर दिया है, ठीक है ना। जितना सैलरी होगा एम्प्लॉय का उसका 14% एनपीएस में कौन भरेगा, ये एम्प्लॉयर। उसके अलावा इट इज़ प्रोपोज टू मेक नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मूवेबल एसेट अप टू 20 लाख, 20 लाख तक का कोई अगर डिस्क्लोज नहीं करे, मूवेबल एसेट मतलब ये ऐसा एसेट है जो मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हो, लाइक शेयर वगैरह कुछ, ये घर उर की बात नहीं करें, ऐसे नॉन प्यूनिटिव है, मतलब इस पर पनिशमेंट डायरेक्टली नहीं हो सकता, ठीक है ना। चेंजेज इन पर्सनल इनकम टैक्स अंडर न्यू टैक्स रेजिम, तो यहाँ पे 0 से 3 लाख पे 0 टैक्स है, 3 से 7 लाख पे 5% टैक्स है, 7 से 10 लाख पे 10%, 10 से 12 में 15, 12 से 15 में 20 और 15 से ऊपर में 30% है। अंडर द न्यू टैक्स रेजिम सैलरी एम्प्लॉय विल गेट टैक्स बेनिफिट 17,500 तक का टैक्स बेनिफिट इनकम टैक्स के थ्रू मिलेगा। और क्या क्या याद रखना है, proposal to increase standard deduction for salaried employee from 50,000 to 75,000, increase standard deduction for salaried employee, proposal to increase deduction on family pension, और पेंशनर कितना है 15,000 पहले था, अब उसको 25,000 किया गया। उसके अलावा ये पैसा जो सरकार खर्चा कर रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सबसे ज़्यादा, उसके बाद मनरेगा, उसके बाद जल जीवन मिशन, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये 60,000 है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रख सकते हो आप, ठीक है। जो डेटा आसानी से, जैसे मनरेगा आपसे पूछा जा सकता है, जो डेटा आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है वो आप पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद रक्षा, सबसे ज़्यादा रक्षा के फील्ड में खर्चा करें, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, फिर हेल्थ, फिर एजुकेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन मिशन है।